आज जिस लड़की से मिला, मैंने ऑप्शन भेजा, और मुझे खुद 1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये लड़की चलेगी, क्योंकि मुझे इतना डीप नॉलेज नहीं था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैशन फेस। मुझे एक लास्ट मीटिंग के लिए, साइनिंग के लिए बुलाया गया था। आई फाउंड ए फेस जो मैं बोला कि मेरे से कैसे मिस हो सकता है। वहाँ पे हमारी उससे पहले भी काफ़ी मीटिंग्स हुई थी, अबाउट द स्टोरी, अबाउट द कॉन्सेप्ट, कहाँ कहाँ हमें शूट करना है, अबाउट द डेट्स, एवरीथिंग वाज देयर। एंड आई व्हेन आई वेंट देयर आई फाउंड आउट कि वो एक रूम में है। बट जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे सिर्फ एक ही थे, हमारे प्रोड्यूसर, वो अंदर थे। एंड मुझे तब भी ऐसा लगा कि मे बी, बट धीरे धीरे आई रियलाइज व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही केम सो क्लोज टू मी एंड स्टार्टेड टचिंग मी इनएप्रोप्रिएटली। एंड मैंने उनको पीछे किया एंड आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट व्हाई आई एम हियर फॉर। मैं तुम्हें मूवी में क्यों लूँ अगर मैं रोज़ वैनिटी में आके खुश नहीं हो सकती। मैं जब कोई खूबसूरत लड़की को फर्स्ट टाइम देखता था तो मुझे लगता था ये खूबसूरत है तो अच्छी मॉडल होगी। लिफ्ट से लेके बाहर निकलने तक, गेट तक, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं हूं प्रशांत दहिया और ये है आपका अपना चैनल ट्रेंडी टॉपिक। और आज के हमारे गेस्ट हैं रिया सचदेवा, जो कि एक मॉडल और एक्टर है। तो वेलकम टू द शो रिया। थैंक यू सो मच प्रशांत, थैंक यू। शुरू करते हैं आपकी जर्नी से कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपने इस फील्ड को चुना। मैं बहुत ही छोटी थी, सेकंड क्लास में थी मैं इनफैक्ट, जब जब बच्चे सोच रहे होते हैं हमें एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर बनना है, तब मैं टीवी में देख के सोचती थी कि यार मुझे ना यही यही है, मुझे बस कैमरा के सामने रहना है। और तब कोई समझ नहीं पाता था और सब बचपने में लेते थे, जैसे ये बच्ची है इसलिए ऐसे बोल रही है। बट धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो जब मेरा स्कूल एंड होने वाला था, 11th-12th की बात है, तब मैंने ये बोलना शुरू किया मॉम डैड से कि मुझे इंटरेस्ट है और मैं चाहती हूँ। माई मॉम डैड गॉट वेरी एंग्री। सो आई एम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड, जहाँ पे मुझे कट स्लीव भी पहनती थी ना, और मैं दिल्ली से हूँ स्पेशली, हाँ। तो वो सेफ नहीं माना जाता लड़कियों के लिए। तो वो मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोटेक्टिव रहे हैं उस चीज़ को लेके हमेशा से। और मेरी पूरी फैमिली में कोई भी इस फील्ड से नहीं था कभी भी। राइट। तो एक वो होता है ना आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से कि हमारी जो बेटी है वो सेफ नहीं है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हम किसी को जानते भी नहीं हैं तो हम उसकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, तो वो कहीं फंस ना जाए। तो आई थिंक वो उस प्रोटेक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने मुझे कहा नहीं, तुम पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। एंड मैं उनको कभी गलत नहीं बोलती, बिकॉज एज पेरेंट्स जब वो अपने बच्चे के बारे में कोई भी सोचता है तो वो उनका बेस्ट चाहता है। और जिस फील्ड में उनको खुद नॉलेज नहीं है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कुछ गलत हो, क्योंकि वो मुझे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो फील्ड क्या वो तो है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो या कुछ भी वो ऐसा सहे कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। तो इसलिए बट मेरा वो हमेशा से अंदर से था। तो जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे जब मैंने 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो मैंने ये नहीं देखा कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है, मैंने ये देखा कि फैशन सोसाइटी कौन से कॉलेज में है। वो मेरी प्रायोरिटी बन गई थी बहुत ज़्यादा। Nice. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ कैंपस में एक कमला नेहरू कॉलेज है, मैं उसकी पढ़ी हूँ। Very तो nice. वहाँ पे मेरा एडमिशन मैंने करवा लिया, और वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ थी फैशन की, और मैंने वहाँ से जर्नलिज्म का कोर्स किया था। तो लाइक माई पेरेंट्स ऑल्सो, लाइक माई डैड नेवर वांटेड कि मैं एक ऐसी फील्ड में जाऊँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोग हैं, और मुझे जैसे BCom वगैरह हो गया, तो जहाँ पता ही ना और मैं खो ना जाऊँ आके जाके। तो वो चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा डिफरेंट करूँ जहाँ वो मेरी कैपेबिलिटीज़ देख पा रहे थे कि जर्नलिज्म है, तुम आगे पढ़ो, कुछ नया सीखो, ताकि तुम समाज में रहने के लिए चीज़ें सीख पाओ। तो क्योंकि जर्नलिज्म में सिर्फ 5 कॉलेज थे उस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मेरा कमला नेहरू में हो गया, और मेरा LSR में ऑलमोस्ट होने वाला था, और वही हुआ। मेरा 0.5% से नहीं हुआ। मेरी पूरी फैमिली वाज लाइक, ओ हमारे बच्चे को 0.5 से रह गया। बट मैं अंदर से इतनी खुश थी कि चलो आई कैन डू समथिंग विच आई लव डूइंग। तो मैं जर्नलिज्म के साथ साथ अपनी सोसाइटी पे भी फोकस करूँगी। तो जब फर्स्ट हम गए कॉलेज में, हमारी सोसाइटीज़ हमें इंट्रोड्यूस हुई और मैंने देखा कि कैसे सोसाइटी वर्क होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैशन सोसाइटी में क्या होता है, लाइक किसी भी कॉलेज की फैशन सोसाइटी में क्या होता है,
ऐसे 15 लड़कियां होती है, 15 से 20 लड़कियां, कुछ बैक स्टेज की होती हैं और मैक्सिमम ऑन स्टेज की होती हैं। हम सबको ही कपड़े डिज़ाइन करने होते हैं, हम सबको ही रैम शो डिज़ाइन करना होता है, हमें म्यूज़िक हैंडल करना होता है। तो वो वहाँ पे इतना ज़्यादा सीखने को मिल जाते हैं एक बेसिक लेवल पे इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे सब चीज़ें होती हैं, कहाँ से होती हैं। तो आई थिंक वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और थर्ड ईयर तक आते आते मैं अपनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट बन गई थी। अरे वेरी नाइस। तो मैं इतनी इन्वॉल्व थी, मतलब मैं अपनी आई लव बैलेंसिंग थिंग्स आउट। तो मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, मैंने जर्नलिज्म में पूरा ध्यान दिया। मैंने सेकेंड ईयर तक कॉलेज में टॉप भी किया था अपने, बट थर्ड ईयर में आके मेरा फोकस थोड़ा ज़्यादा सोसाइटी पे हो गया, बिकॉज मुझे अंदर से ना ये डर था कि थर्ड ईयर के बाद मेरे पास सोसाइटी नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी। क्योंकि मेरा जो एक्चुअली में मज़ा आता था मुझे कुछ करने में, वो था मेरी सोसाइटी का काम सारा। तो प्रेसिडेंसी में भी हमने बहुत सारी चीज़ें की। हम बॉम्बे भी आए थे, आईआईटी मुंबई, यहाँ पे हम जीत के गए थे। इट वाज फर्स्ट ड्यू कॉलेज तो जो आप बॉम्बे आए थे वो कॉलेज की तरफ से? कॉलेज की तरफ से, Nice. कॉलेज की तरफ से हमने दिया था। ऑडिशंस वगैरह होते हैं आईआईटी बॉम्बे में, वो हुआ और यहाँ से हम जीत के भी गए थे। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी कोई यहाँ पे आके नहीं जीता। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स थी, बहुत सारे हमने अच्छे काम किए वहाँ पे। बट जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था तो मैंने स्टार्ट किया था एज एन एडिटर, सब एडिटर। मैंने आज तक में काम किया है जर्नलिज्म के बाद। बट वो करते करते ना मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम मेड फॉर, क्योंकि मैं सैटिस्फाइड नहीं थी अपने काम में। अंदर से मुझे पता था कि जो मैंने 3 साल कॉलेज में काम किया है, इतना हमने इतना इंटरेस्ट के साथ हर चीज़ की है, वहाँ तो हम बिना पैसे के करते थे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो काम मैं बिना पैसे के इतना शिद्दत से कर सकती हूँ, तो जब उसमें मुझे पर्क्स भी मिलेंगे तो वो कितना और अच्छे से ज़्यादा होगा। अच्छा हो जाएगा। तो आई रिमेम्बर हमारी एक गुरु हैं, मेरे एक दोस्त की गुरु है वो, रीता गंगवानी मैम। उन्होंने बहुत सारी मिस इंडियाज़ को ट्रेन किया है। nice. तो मैं उनके पास एज एडवाइस लेने गई थी कि मैम मुझे बहुत इंटरेस्ट है मॉडलिंग में और मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट माई पेरेंट्स आर वेरी अगेंस्ट इट, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत प्रोटेक्टिव है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया था जो कि मैंने अपनाया भी। मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और मैंने उनसे बोला कि मुझे अपनी लाइफ का 1 साल चाहिए, ओनली 1 ईयर। माई मॉम वांटेड कि मैं गवर्नमेंट में IAS का एग्जाम दूँ। क्योंकि वो दिल्ली और नॉर्थ में थोड़ा ऐसा ही रहता है कि थोड़ा हम Settled गवर्नमेंट फील्ड में जाएं और हाँ, क्योंकि मेरी मॉम भी गवर्नमेंट जॉब करती हैं, तो उनको लगता है कि एक सेटल्ड जॉब जो होती है ना, वो एक लड़की के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छा जगह शादी हो जाएगी, अच्छा तुम घर बसा पाओगे, नॉर्थ में है, बैलेंस कर पाओगे हर चीज़ को। बट तो मैंने उनसे बस ये बोला कि मुझे अपनी लाइफ का 1 साल चाहिए। अगर मैं 1 साल में कुछ नहीं कर पाई तो आप जो कहोगे मैं करूँगी, मैं कर लूँगी। आप कहोगे शादी कर ले, मैं कर लूँगी। आप कहोगे कि जॉब कर ले, मैं कर लूँगी। आप कहोगे IAS का एग्जाम दे दे, मैं वो भी पूरी शिद्दत से दूंगी, अगर मैं 1 साल में फेल हो गई तो। मेरी मॉम थोड़ी कन्विंस नहीं थी, बट माई डैड समवेयर सॉ थ्रू इट कि वो एक्चुअली में खुश रह सकती है अगर वो अपना काम करे तो। सो माई डैड सपोर्टेड मी एट दैट टाइम, जो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थे मॉडलिंग के। उन्होंने बोला ठीक है तुम 1 साल ले लो। जैसे ही मेरा 1 साल शुरू हुआ, एक एजेंसी है रेल्यूम ड्रीम्स करके है, दिल्ली बेस्ड है, सिर्फ दिल्ली में है वो उनका। तो वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की थी और बाय गॉड्स ग्रेस स्टार्टिंग के 6 महीने में ही इतना अच्छा काम शुरू हो गया कि ऑलमोस्ट रोज़ हमारे पास काम था और वहाँ पे हमारे बैनर्स लगने शुरू हो गए थे और ऑलमोस्ट हमारा मतलब वहाँ पे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री ना बहुत बूम पे है। तो वहाँ से मैंने ई-कॉमर्स से ही स्टार्ट किया था अपना करियर। तो वहाँ पे बहुत अच्छा चला और 6 महीने के अंदर अंदर जब हम जाते थे, जैसे हम मॉल्स में गए या हम रोड पे चल रहे हैं, व्हेन माय मॉम सॉ कि बैनर लगा हुआ है और उसमें ऐसा कुछ भी वल्गर नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी होर्डिंग्स आ रहे हैं, तो उनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवानी शुरू की एंड दैट्स वेयर शी रियलाइज कि समझदार लड़की है, हम जाने दे सकते हैं। वो एक प्राउड मोमेंट भी आ जाता है कि मेरा बच्चा जिस फील्ड में लगा हुआ है, तो वो काम वो देख के सबसे ज़्यादा खुश तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे मॉडलिंग जो आप बता रहे जैसे काम स्टार्ट किया है एक एजेंसी के साथ जो कि दिल्ली बेस्ड थी, ये आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब हाँ आपकी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद किया मैंने। तो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में जब मैं आपको बता रही थी कि मैं थोड़ा डरी हुई थी कि मैं क्या करूँगी इसके आगे, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं, तो मैंने ना उस टाइम पे वो दौर शुरू हुआ था ब्लॉगिंग का।
अब व्लॉगिंग आगे आ गया है, तब ब्लॉगिंग बहुत था, तब लिखना बहुत वो था कि लिख के हम अपने अपनी वेबसाइट्स में डालेंगे। तब तक सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बूम नहीं हुआ था। हाँ, तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी क्योंकि मुझे लिखना भी बहुत पसंद है। दैट्स वाई मैंने आज तक में भी सब एडिटर की तरह ही काम किया था। एक चीज़ इतनी ज़्यादा बेहतरीन लगी, आपके पेरेंट्स आपसे अगेंस्ट थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी जाए और इस फील्ड में जाए जो कि आपकी फैमिली से कोई है भी नहीं। Absolutely. तो आपने अपने काम पे मेहनत करके उनका कॉन्फिडेंस जो जीता है वो तो इट्स अ बिग सैल्यूट। क्योंकि लोग बॉम्बे आने के लिए इतना ज़्यादा तरस जाते हैं, वो लड़ते हैं अपनी फैमिली से लेकिन वो नहीं आ पाते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ में नहीं लिखा होता है। Absolutely right. हाँ, तो फिर दिल्ली के बाद बॉम्बे आने का सिलसिला कब स्टार्ट हुआ? तो जब मैं 2 साल मुझे हो गए करते हुए, उसके बाद कोविड आ गया था। अच्छा। तो धीरे धीरे बट 2 साल ख़त्म होते होते ना मुझे एड शूट्स मिलने शुरू हो गए थे वहाँ पे दिल्ली में। तो मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि पिक्चर्स तो ठीक है, आई एन्जॉय डूइंग मॉडलिंग अ लॉट, बट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग कैमरा दैट्स माई ट्रू सेल्फ. And that's where I can do whatever I want. Like I can go into the character, I can do lots of other things, and I actually look good in front of camera. ये मुझे बहुत जल्दी realize हो गया था अपने second year of modeling में. उसके बाद कोविड आया तो मेरे पास सोचने का टाइम आया, एंड आई एम टेलिंग यू कुछ चीज़ें ना बहुत एडिक्टिव होती हैं. जैसे जब मैं मॉडलिंग में हमारे पास ऑलमोस्ट रोज़ काम था. व्हेन यू आर अर्निंग एवरी डे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव दैट जॉब एंड स्टार्ट समथिंग सो फ्रेश कि तुम्हें बॉम्बे में कोई नहीं जानता. सो वो बहुत बड़ा एक रिस्क होता है जो हम अपने साथ लेते हैं. मतलब दिल्ली में पैसा तो आ रहा था लेकिन चाहत थोड़ी और ज्यादा बड़ी थी कि थोड़ा और नाम हो, मैं बाहर निकलूं तो कुछ और चीजों में आगे जाया जाए और फिर अपना फिल्म की तरफ, सिनेमा की तरफ अपना रुख किया जाए. बिल्कुल, सपने बड़े हो गए थे. हाँ. मतलब मैं कभी कभी सच में बोलती हूँ कि जैसे मेरी दोस्त जो आज भी मॉडलिंग कर रही हैं दिल्ली में, मतलब बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत सारी, तो मैं उनसे ये बोलती हूँ कि वो मुझसे पूछती है बार बार कि तू इतना अच्छा यहाँ पे कर रही थी तो क्यों वहाँ पे गई बॉम्बे में. तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत लकी मानती हूँ कि तुम्हारे सपने इतने बड़े नहीं हैं. इट्स वेरी लकी बिकॉज यू कैन फील सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग. सेटिस्फेक्शन इज एवरीथिंग. बट फॉर मी मेरे सपने इतने बड़े हैं कि मैं वो करते हुए मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं और वहाँ पे ना रेंट जाना है ना मेरा कुछ भी नहीं जाना, बिकॉज मैं फैमिली के साथ रह रही हूँ. तो मेरे खर्चे कम है, मेरी सेविंग ज़्यादा है, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ. बट फिर भी वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मुझे यहाँ पे आके मिलेंगी. मतलब कोविड ऑलमोस्ट लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है लेकिन आपकी जर्नी के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है. इट वाज अ स्टार्ट फॉर मी क्योंकि सोचने का बहुत, क्योंकि हम सब एक दूसरे खुद के ही साथ थे ना. एट द एंड फैमिली के साथ थे और खुद के साथ थे. तो ऑफ कोर्स मैं बहुत बुरा हुआ लोगों के साथ. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ कि कोविड आया, बट आई थिंक देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन ना. कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है. तो हालांकि बहुत बुरी चीज़ें भी हुई, बहुत मेरे नोन्स थे जो हमें छोड़ के चले गए, व्हिच वाज अगेन अ शॉक फॉर माय फैमिली. क्योंकि अब उनको लगा यहाँ तो हमारे साथ है, कुछ भी होगा. लाइक मैं लेट भी हो गई दिल्ली में तो माय डैड यूज्ड टू कम एंड पिक मी अप, लाइक वो सपोर्ट था. बट बॉम्बे में तो वो नहीं आ सकते. वो एक बॉम्बे का और दिल्ली का एटमॉस्फेयर इज टोटली डिफरेंट. एब्सोल्युटली. बॉम्बे में आप 4 बजे भी आप अकेले कहीं पे भी घूम सकते हो. दिल्ली में मतलब 8 बजे के बाद तो कंसर्न हो जाते हैं पेरेंट्स की हमारे बच्चे हैं कहाँ पे. एब्सोल्युटली राइट. बट धीरे धीरे व्हेन आई केम हियर तो मैंने रियलाइज किया, एंड मेरे आने के 3-4 महीने बाद वो आए थे. एंड आई रिमेंबर आई हैड टू वेकेट माई हाउस रातों रात. कुछ झगड़ा हो गया था मेरे ओनर के साथ, एंड इमीडिएटली. क्या झगड़ा हुआ था? या स्टार्टिंग में ना, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने एक पीजी टाइप लिया था. पीजी मतलब इट वाज नॉट पर्टिकुलरली पीजी, बट इट वाज 1 रूम इन अ 3 BHK. बट मैंने वो कोविड के टाइम पे ही किया था, तो आई कुडंट बी देयर एंड सी एवरीथिंग व्हाट्स देयर. आने से पहले आपने मैंने प्री बुक कर लिया था कि मैं वहाँ, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ नहीं था कि मैं जाके देख सकूँ हर चीज़. बट मैंने रियलाइज़ किया कि जिसने मुझे ये दिया है घर, वो भी वहाँ पे रह रहा है. एंड विच वॉज एक्चुअली शॉकिंग फॉर मी एंड माई पेरेंट्स, क्योंकि हम वो एक कल्चर यहाँ पे हो सकता है, बट वो कल्चर दिल्ली में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट पेरेंट्स को समझाना वो चीज़. बट वो भी धीरे धीरे ठीक हो गया, बिकॉज पेरेंट्स और लाइक ठीक है तुम एक अलग में रह रहे हो, तुम कुछ टाइम बाद चेंज कर लेना अगर इमीडिएट है तो. बट धीरे धीरे बहुत ही पोकिंग शुरू हो गई कि
वो रोज़ रोज़ लेट नाइट पार्टीज चलती थी घर पे, और लाइक मैं बहुत ही डिसिप्लिन लड़की हूँ, मुझे रात को जल्दी सो के सुबह उठना है ही, और मेरे पूरा स्केड्यूल फिक्स रहता है, बट उस हिसाब से मैं नहीं कर पा रही क्योंकि रात भर आवाज़ें आ रही हैं। अब मैं जल्दी उठ रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली मैं उठूंगी, किचन में जाऊंगी तो आवाज़ होगी, सो दे यूज टू गेट वेरी मच इरिटेटेड कि सुबह सुबह आवाज़ें आती हैं। तो मैं आई वॉज लाइक यू हैव योर ओन लाइफ स्टाइल, आई हैव माई ओन लाइफ स्टाइल, दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं ना, वो इट इज़ नॉट गुड। बट वो धीरे धीरे पोकिंग ज़्यादा शुरू हो गई एंड झगड़ा हो गया था बहुत, सो माई मॉम डैड केम इमिडिएटली और हमने वेकेट किया। एंड रिमेंबर रात के 3 बज रहे थे, 2-2:30-3 बज रहे थे, और हम शिफ्ट कर रहे थे दूसरे घर में। रात को 2-3 बजे आप शिफ्ट कर रहे हो? यस, विद योर पेरेंट्स? यस, विद माई पेरेंट्स। सो हम शिफ्टिंग करवा रहे थे पूरा, एंड उस टाइम when my mom dad were traveling at night, they saw Mumbai so happening and so safe कि वहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ हुई कि उसके बाद से वो इतना सेफ फील करने लग गए ना कि अगर मैं रात को, क्योंकि यहाँ पे नाइट शूट्स भी होते हैं, डे शूट्स भी होते हैं, कभी कभी 8 शूट्स 12 से 14 घंटे 16 घंटे भी चले जाते हैं। तो अगर मैं लेट भी आ रही हूँ तो नाउ दे डोंट गेट वरिड, क्योंकि उन्होंने उस दिन वो माहौल देख लिया था कि रात को भी मुंबई हैपनिंग है और बहुत सेफ है, और कोई यहाँ पे किसी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें आके ई टीजिंग करेंगे या तुम्हारे चीज़ों में घुसेंगे। तो आई थिंक वही टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कुछ बुरा हो रहा था पर वहाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। लाइक माई पेरेंट्स गॉट वेरी सेटिस्फाइड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि वो जर्नी बन रही थी ना, वहाँ से वो शुरुआत हो रही थी। जैसे आपने बोला कि आपने रात को 2-3 बजे जाके और एक दूसरे घर में शिफ्ट हुए, which is not possible in Delhi. Absolutely right. आप वहाँ जाके ये चीज़ कर ही नहीं सकते हो। Absolutely right. अच्छा, तो पेरेंट्स खुश हो गए, वो तो आपने पहले ही उनका कॉन्फिडेंस जीत ही लिया था, वो तो बहुत ही बेहतरीन बात। लेकिन फिर एड्स करने के बाद आपने एक तेलुगु फिल्म भी की है, आई गेस इट्स इन पोस्ट प्रोडक्शन। Telugu movie is released. It's called Hide and Seek. My second Telugu movie is in post production. Nice. और मैंने एक वेब सीरीज की है हिंदी में, that's also in post production. Very nice. तो ये जर्नी, मॉडलिंग से लेके एक्टिंग की जर्नी, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत, अब मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं फर्स्ट डे से क्लियर थी कि मुझे क्या करना है। मेरे आते ही मैंने नेक्स्ट डे से अपना थिएटर ज्वाइन कर लिया था। अस्मिता थिएटर से मैं एसोसिएटेड हूँ आज भी, और मैंने वो ज्वाइन कर लिया। मैंने अपनी डांस क्लासेस, जिम, सब कुछ एक शेड्यूल बना के रख लिया कि कैसे मेरा पूरा दिन बीतेगा, और उसी में मैंने अपने ऑडिशंस और हर चीज़ मैनेज कर ली। मैंने स्टार्टिंग के 6 महीने में बहुत से ऑडिशंस दिए, मतलब मैं क्लियर थी स्टार्टिंग बहुत से। कितने, मतलब कितने? बहुत मतलब एक दिन में कभी कभी 5 भी दिए हैं, एक दिन में कभी कभी 10 भी दिए हैं, एक दिन में 2 भी दिए हैं। वो तो डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट्स आ रही है और कितना तुम लुक में जाते हो, फिट होते हो। एक बार इंडस्ट्री में ये पता होना चाहिए कि एक नई लड़की आई है, क्योंकि घर बैठ के कोई आएगा नहीं कि वो तुम काम ले लो, जब तक आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे। एब्सोल्युटली। तो मैंने उस टाइम बहुत सारे ऑडिशन दिए थे। तो 6 महीने के बाद ही एक एजेंसी है, उनके थ्रू रोज़ी करके एक मैनेजर है, उन्होंने मुझे एक मूवी के बारे में बताया, और यही हाइड एंड सीक, और उसके लिए ऑडिशन हमने दिया, और उनको एक न्यू कमर चाहिए थी, तो हमने उसके लिए ऑडिशन दिया, और इट गॉट लॉक्ड वेरी वेरी फास्ट, एंड विद इन 6 मंथ्स मुझे मेरी पहली मूवी मिल गई थी। मॉडलिंग इज़ थोड़ा ईजियर फॉर गर्ल्स एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट फॉर गाइज, एंड ऑफ कोर्स दैट्स बिकॉज थोड़ा कास्टिंग काउच वहाँ बॉयज़ का ज़्यादा है मॉडलिंग में। हाँ। पर मैंने सुना है कि मतलब ऐसे कि सिनेमा में कास्टिंग काउच, सिनेमा में लड़कियों का ज़्यादा है। ओके। ऐसा नहीं है कि एमएनसीज में, कॉर्पोरेट जॉब्स में नहीं होता, ये हर जगह होता है, बट बिकॉज ये इंडस्ट्री एक शाइनिंग इंडस्ट्री है ना, एक लाइमलाइट हमेशा एक सर पे रहती है, तो हर चीज़ दिखती है। अच्छी चीज़ें भी उतनी ही बड़ी दिखती हैं और बुरी चीज़ें भी उतनी ही बड़ी दिखती हैं, तो ये दिखता बहुत ज़्यादा है कि अच्छा कास्टिंग काउच है और लोग ऐसे होते हैं। तो अब इसलिए मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा वो थे कि अरे वहाँ पे तो मूवीज़ के लिए यू हैव टू डू कॉम्प्रोमाइजेज एंड ऑल। पर जब मुझे मेरी पहली मूवी मिली और मैं मॉम को लेके गई हैदराबाद अपने साथ, एंड जब उन्होंने वो माहौल देखा, और साउथ इंडस्ट्री का बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। लेकिन कितनी ब्यूटीफुल मोमेंट रही होगी कि आपकी मॉम आपके काम पे आपके साथ थी, और वो अपनी बेटी को देख रही थी वहाँ पे काम करते हुए, और फिर आपके फिल्म आई और प्रमोशंस हुआ होगा। सॉरी इफ आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन और नॉट, लेकिन कास्टिंग काउच रियली में होता है?
कास्टिंग काउच हर इंडस्ट्री में होता है, ये रियलिटी है। जिसके पास पावर आती है उसमें से 90% लोगों को ये लगता है कि हम अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकते हैं। जिसके पास बहुत पैसा आता है वो पैसा गलत जगह पे भी उड़ाता है, तो जिसके पास बहुत पावर आएगी वो गलत जगह पे भी लगाएंगे। तो ये हर इंडस्ट्री में है, हर जॉब में है। बट यहाँ पे ऐसे ऐसे मैंने बोला कि बहुत दिखाया जाता है ज़्यादा, इसलिए हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, और है भी। आई विल नॉट डिनाई इट, कास्टिंग काउच है। और इंडस्ट्री में स्पेशली साउथ में मुझे लगता है लोग बहुत ओपनली पूछते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि और इनफैक्ट बॉलीवुड में भी अब ये है ये चीज़ कि बहुत ओपनली हो गई, बहुत ओपनली दे आस्क यू इफ़ यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज, एंड यू नो दे कैन इंक्रीज योर बजट इफ़ यू वांट, उसके लिए अगर अच्छा, ऐसा भी है कि बजट भी इंक्रीज हो जाता है? एब्सोल्युटली। सो रिसेंटली ओनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सम कोऑर्डिनेटर, वो साउथ की मूवी के लिए मुझसे पूछ रहे थे और ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज लॉक्ड, एंड फिर बजट पे सो फॉर एग्जांपल एन एक्स अमाउंट हमारा हुआ डिस्कस कि ये फाइनल हमारा अमाउंट है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो हमारा फाइनल एग्रीमेंट के टाइम पे मुझे कॉल आया कि हम एग्रीमेंट में द प्रोड्यूसर इज सेइंग कि आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा if you compromise. And I said, it's okay, I don't want your extra money, I want to work in the film, I want to work as an actor, I will give my best as an actor, but that's it what I can do. But तो वो नहीं वर्कआउट हुआ ऑफ कोर्स। वो वैसे भी वर्कआउट नहीं होना था क्योंकि वो डिमांड वैसी होती, लेकिन कितनी सारी लड़कियां इस चीज़ में फंस जाती होंगी यार। मुझे ना ऐसा पर्सनली लगता है कि इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। ओके, जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत प्यास लग रही है, एक पॉइंट आएगा अगर आपने 1 साल तक पानी मिला कुछ नहीं मिला, आप जहर भी पी लोगे। दैट इज कॉल्ड डेस्परेटनेस, कि हम डेस्परेट हैं, हमें लगता है कि हम वो नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, पर हमें ये नहीं पता कि हम वो पीने के बाद भी मर जाएंगे। बट व्हाट आई डोंट लाइक पर्सनली इज बिकॉज सम पीपल डू इट, सो दे एक्सपेक्ट कि सबको करना। हाँ, वो 10 में से कुछ 8 लोग सही है काम करने वाले, वो 2 लोग ऐसे कि वो 8 लोग का भी नाम खराब कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उनको लगता है कि अगर 2 हमें मिली हैं ऐसी एक्टर्स जो कर लेती हैं, तो बाकी की भी जो है लाइन में वो भी कर ही लेंगी। सो वो आई थिंक वो मेंटालिटी अब ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। बट कास्टिंग आउट एग्जिस्ट करता है, बट देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, नोबडी फोर्सेस यू टू डू इट। यहाँ पे तुम्हें कोई पकड़ के नहीं बोल रहा कि तुम्हें करना ही है, इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल मैनिपुलेशन। एक पैटर्न है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो लोग कास्टिंग काउच करते हैं, फर्स्ट दे विल टेल यू कि तुम में क्या कमी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि जो आपने जो ये पहना है ना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा चीप क्वालिटी का लग रहा है। ठीक है, आप थोड़े इनसिक्योर हो गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेवल कि आपको पता है आपके अंदर ना बहुत पोटेंशियल है, अगर आप चाहो ना बहुत कुछ कर सकते हो। अब इसमें क्या आया कि आई एम द ओनली पर्सन हु बिलीव्स इन यू। सब आप में देखते पोटेंशियल, सिर्फ मैं, आप भी खुद में नहीं देखते क्योंकि आप तो इनसिक्योर हो गए, तो मैं आप में पोटेंशियल देख रही हूँ। वहाँ पे आप और समझाओगे कि देखो इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है, अगर आप करोगे तो आपको पता है कि मैं आपको स्टार बना सकती हूँ। और ऐसा मुझे लगता है कि नए लोगों के साथ ज़्यादा ये चीज़, ये एक्सपीरियंस ज़्यादा होता होगा। नए के साथ भी होता है, पुराने के साथ भी होता है, इट्स ऑल इन द माइंड। बट मैं वही बोल रही हूँ कि जितना हम डेस्परेट होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 5 साल हो गए, 5 साल से मूवी नहीं की, और मुझे फिर आके कोई बोल रहा है ये चीज़ कि आप 5 साल से काम नहीं कर पा रहे, ये कमी है, बट मैं आपको स्टार बना सकता हूँ, यू माइट गेट टेम्प्टेड। इतनी ज़्यादा वाइड है इंडस्ट्री और इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो चीज़ आप कैसे मैनेज करते हो? सी, वाइड इज़ अ गुड वर्ड, जितनी वाइड होगी उतना काम है। यहाँ इंडस्ट्री में उन सब लोगों के लिए काम है जो हार्ड वर्क करते हैं। कुछ ऐसे वर्स्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं बॉम्बे में जो दिल्ली में कभी आप देख नहीं पाए? वर्स्ट एज इन की कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में कभी हुए ही नहीं थे, ना कभी सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो? यार एक कास्टिंग काउच का इंसिडेंट था मेरे साथ, आज से 1 साल पहले की बात है। इट वाज फॉर अ नाइस हिंदी बॉलीवुड मूवी। ओके। एंड मतलब उसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग, द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर, एवरीथिंग वाज सेट। एंड
मुझे एक लास्ट मीटिंग के लिए साइनिंग के लिए बुलाया गया था JW मैरियट में। ओके वहाँ पे हमारी उससे पहले भी काफ़ी मीटिंग्स हुई थी अबाउट द स्टोरी, अबाउट द कॉन्सेप्ट, कहाँ कहाँ हमें शूट करना है, अबाउट द डेट्स, एवरीथिंग वाज देयर। और लास्ट मीटिंग मुझे बुलाया गया था वहाँ पे जस्ट फॉर साइनिंग एंड जस्ट एक साइनिंग अमाउंट हो जाएगा और Paperwork साइन कर के लो, लिए। पेपर वर्क, ये सब के लिए। एंड व्हेन आई वेंट देयर आई फाउंड आउट कि वो एक रूम में है। एंड फिर भी मेरा डबल थॉट नहीं आया बिकॉज हम उससे 1 महीने पहले तक इतनी प्रिपरेशन कर चुके थे उस चीज़ में, एंड आई वॉज ऑलरेडी देयर इन माई माइंड कि आई एम डूइंग दिस मूवी। एंड मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने सेकेंड थॉट नहीं दिया बिकॉज आई थॉट कि अगर रूम में भी है तो मे बी इट्स बिकॉज they are giving an amount, they're doing the paperwork, maybe they don't want to do it openly, so maybe the whole team is in the room and it's okay. But जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे सिर्फ एक ही थे हमारे प्रोड्यूसर, वो अंदर थे। एंड मुझे तब भी ऐसा लगा कि मे बी आ रहे हैं लोग, मे बी मैं जल्दी आ गई या लोग लेट आ रहे हैं। बट धीरे धीरे आई रियलाइज when he started talking and he came so close to me and started touching me inappropriately. एंड मैंने उनको पीछे किया एंड आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट व्हाई आई एम हियर फॉर। एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे मैनिपुलेट करना शुरू किया चीज़ों को लेके कि अब तो साइनिंग हो ही रही है। एंड आई रिमेंबर वन लाइन जो मुझे हमेशा याद रहेगी। ही सेड लॉट ऑफ थिंग्स बट वन थिंग ही सेड वाज कि मैं तुम्हें मूवी में क्यों लूँ अगर मैं रोज़ वैनिटी में आके खुश नहीं हो सकता। दिस इज़ वन लाइन जो मुझे बहुत अफेक्ट की थी उस टाइम पे। एंड आई वॉज ब्लैंक एट दैट टाइम। ओके मैंने मतलब आई एम गुड एट टॉकिंग टू पीपल, मतलब मैं लोगों को ऑब्जर्व भी करती हूँ, बट दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी क्योंकि मैं उनको जानती थी पिछले 1 साल से और मुझे ऐसा लगा था कि वो वेल विशर हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसी बात कभी नहीं की थी। एंड व्हेन ही सेड दीज थिंग्स टू मी एंड व्हेन ही सेड कि यू नो अब तो साइन ही हो रहा है, अब तो कर ही लेते हैं वो, एंड आई वाज लाइक मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई उस टाइम। एंड आई जस्ट कुडंट थिंक व्हाट टू डू। एंड इमिजिएटली मुझे बस आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं खड़ी हुई एंड उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया एंड उन्होंने मुझे अपने लैप पे ऐसे रखा। ओके एंड देन मैं आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं बस उठी और मैं बैग उठा के बाहर निकल गई। एंड आई रिमेंबर लिफ्ट से लेके बाहर निकलने तक, गेट तक, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब मैं फाइनली वहाँ से मैंने कैब लिया और मैं कैब में बैठी, दैट्स व्हेन आई बर्स्ट आउट क्राइंग बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब हम सुनते हैं ये चीज़ें हमेशा, बट ऐसा लाइक व्हेन यू फील दिस थिंग एज अ गर्ल इट्स समथिंग एल्स। मतलब अलग कास्टिंग काउच इज़ अ डिफरेंट थिंग जहाँ तुम्हें वो समझा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट दिस एक्सपीरियंस वेयर मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो कर दिया गया था दैट दिस वाज द ओनली टाइम इन माय लाइफ जब मैंने ये सोचा कि मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है कि नहीं रहना। द क्वेश्चन मार्क ऑफ माय लाइफ वो सिर्फ एक मोमेंट रहा है वो टाइम। इसके अलावा आई हैव बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड टू फाइंड गुड पीपल इन माय लाइफ हु हैव बिलीव्ड इन मी एंड हु हैव टेकन केयर ऑफ मी। एंड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने काम से काम रखने वाले में से हूँ, मतलब मैं हार्ड वर्क में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब अपने काम से जाने जाएं आगे। आप तो नाम बता सकते हैं कैसे हुआ था और कौन थे वो? नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑल अप टू यू। बट इस इंसिडेंट ने आपको मुझे लगता है पर्सनली, जितना मैंने सुना है, मैं ही खुद इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ इस चीज़ को लेके, आप पे तो वो बीती है। एब्सोल्युटली। तो आप कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इस चीज़ को लेके? और फिर क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, आप वो करियर की शुरुआत कर रहे हो और आपके साथ स्टार्टिंग में ही वही सब चीज़ें हो रही हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि अच्छा बुरा आता है तो फिर पता चलता है कि कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उस पॉइंट पे आपका क्या थॉट आया था? मतलब क्या डिसीजन था, क्या सोचा था आपने कि मैं आगे बढ़ूं या क्या करूं, घर चली जाऊं वापस? यार उस टाइम ना सबसे बड़ा मुझे पता सबसे ज़्यादा हर्ट क्या किया उस टाइम पे, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड एंड वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स, बट वो ऐसा मोमेंट था कि ये बात मैं उनसे भी शेयर नहीं कर सकती। राइट। और ये एक ऐसा मोमेंट था जब मतलब मैं किसी से शेयर ही नहीं कर सकती। इनफैक्ट आई कैन शेयर इट टू पीपल इन मुंबई बट यहाँ पे नोबडी केयर्स दैट मच। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एग्जैक्टली।
तो वो इमोशनल एस्पेक्ट जब मैं इतना डीप डाउन थी, आई रिमेम्बर इट टुक मी 1 वीक टू गेट ओवर दिस। मतलब मैं बाहर ही नहीं निकली थी घर से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे हर इंसान में दिख रही थी वो चीज़। अब मुझे डाउट हर इंसान पे आना शुरू हो गया था कि Right. जो मेरा वेल विशर है वो वेल विशर है या नहीं है, नहीं कि वो है। एंड में जाके यही तो नहीं होगा मेरे साथ। Right. सो वो चीज़ हो गई थी। एंड ऑल्सो इन माई माइंड, बिकॉज आई एम हियर फॉर a big break. I'm here for doing good movies. I'm here to do acting. In my mind when I was already there, वो चीज़ भी मुझे बहुत अफेक्ट कर रही थी कि मेरे हाथ से कुछ बहुत बड़ा चला गया जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हुई नहीं। तो आई थिंक वो दोनों चीज़ें जब वो मिक्स हो गई थी तो मैं बहुत ही मैंने एक दिन के लिए खुद पे डाउट किया था, खुद पे एज इन कि इस इंडस्ट्री को लेके कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ, कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए नहीं हूँ। बट दैट इंसिडेंट एक्चुअली मेड मी वेरी स्ट्रांग। नाउ आई नो कि मेरी क्लैरिटी कितनी है, अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मैं क्लैरिटी रखूँ पहले से ही। एंड क्योंकि यहाँ पे आई एक्सेप्ट कि डिप्लोमेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट डिप्लोमेसी के साथ साथ क्लैरिटी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। राइट। कि तुम्हारी प्रायोरिटी पैसा है या काम है, तुम्हारी प्रायोरिटी आगे बढ़ना है या सिर्फ लग्जरीज है लाइफ की। सो हमेशा चॉइसेस होती है हमारी लाइफ की जो हमें बनाती है, बिगाड़ती हैं। तो आई थिंक मैंने अपनी चॉइसेस को क्लियर करना शुरू कर दिया बहुत उसके बाद। एंड इट्स फाइन। मैं बस ये, मुझे बहुत बुरा जो लगता है अपने से ज़्यादा ऑनेस्टली मुझे उन लड़कियों के लिए लगता है जो इस मैनिपुलेशन को नहीं समझ पाती, जिनको बाद में रियलाइज़ होता है कि वो कितना गलत कर गई हैं। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट गॉड सेव मी फ्रॉम दैट। एटलीस्ट उस टाइम पे वो जो मेरा इंस्टिंक्ट था टू स्टैंड एंड जस्ट लीव द रूम, अगर मैं वो नहीं करती तो कितना कुछ हो जाता। तो रिया, आप एक्टिंग और मॉडलिंग लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैं दोनों ही फ्रीलांसिंग कर रही थी। मतलब आई ट्राई टू जॉइन सम एजेंसी फॉर एक्टिंग एंड फॉर मॉडलिंग, बट मुझे इतना कुछ बेनिफिट नहीं हुआ उससे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसमें फोकस बहुत अच्छा नहीं किया जाता, उसमें मैनेजमेंट मुझे लगता था ऐसे कि मैनेजमेंट ढंग से नहीं की जाती। बट देन मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि दोनों को बैलेंस करने के लिए ना एक पार्ट किसी को सौंपना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेरा पूरा ध्यान एक्टिंग पे है तो मेरी मॉडलिंग को संभालने के लिए मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वैभव, जिनकी एजेंसी है वीपी क्राफ्ट। वो बॉम्बे की नहीं, अभी तो बढ़ के पूरी इंडिया की बहुत बड़ी एजेंसी बन रही है। उनकी बहुत सारी मॉडल्स हैं जो बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और तो उनसे मैं, हालांकि मैं मिली बहुत पहले थी, बट जब 1 साल पहले मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रही और मुझे उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा एक्टिंग पे रह रहा है, तो वो वहाँ पे मेरी ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारे साथ वैभव भी है। I would like to thank Prashant. You are doing your job very well. And Riya, of course, ये तो 1 साल मेरे साथ काम ही कर रही है, तो she is also doing well. Hope आप लाइफ में ऐसा बेस्ट करो। मेरे पार्ट से, मेरे लिए, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है लाइफ में, हर एक इंसान की अपनी एक जर्नी है। राइट। ठीक है, सबको यहाँ पे सक्सेस अचीव करने और सक्सेसफुल होने ही आया है। Right. एट ऑल एवरीवन डेस्टिनेशन इज टू अचीव हिज और हर गोल। Right. ठीक है, मुझे लाइफ में, मैं खुद जब मुंबई आया तो मुझे पार्ट पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। Right. ठीक है, बट मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ देयर इज ऑलवेज ए गॉड्स प्लान। व्हेन आई कम टू मुंबई आई डोंट नो मॉडलिंग एजेंसी, ओके, आई डोंट नो इवन ए मॉडल, सिंगल मॉडल। रियली? या तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? फ्रॉम बीटेक टू that is deep talk that we'll talk in our podcast later. अच्छा। अभी रिया के जर्नी में मैं यही बताना चाहूँगा। मैं रिया को आई थिंक 3 साल से 3 साल ऑलमोस्ट पहले से हम वी आर इन टच। रिया ने एक शूट किया था सूरत में, एक ब्रांड है, उसका नाम अभी रिवील नहीं करूँगा बट बता सकता हूँ ब्रांड है। उसमें 2 मॉडल का शूट था, एक मेरी मॉडल थी मीरा और एक इसका शूट था। ठीक है, एंड इसके पहले शूट पे इसके होर्डिंग लगे थे। अच्छा। सूरत में। ठीक है, देन वहाँ का एक स्टूडियो वाला मुझे बताया कि भाई एक अच्छी मॉडल आई है, और मैं होर्डिंग में देखा तो आई फाउंड ए फेस जो मैं बोला कि मेरे से कैसे मिस हो सकता है। अच्छा, मतलब समझे। हाँ। मैं पैसे मैं फर्स्ट डे से जब मुंबई में आया था तो मुझे पता था टचवुड घर, फैमिली, और मैं बीटेक करके आया था, तो पैसा इज प्रायोरिटी फॉर एवरीवन, बट फॉर मी नेम इज एवरीथिंग। समझे, मतलब मेरी बेसिक डिक्शनरी है, या मैं बोलना चाहता हूँ या बोलता हूँ
कि व्हेन यू चेज लक्ष्मी, ठीक है, तो लक्ष्मी आएंगी, वो कैसे भी आएंगी। व्हेन यू चेज सरस्वती, तो लक्ष्मी भी उसके साथ आएंगी। व्हेन यू चेज गॉड, देन लक्ष्मी, सरस्वती, कर्म, सब चीज आएंगी। बट इट्स ए लॉन्ग जर्नी, समझे। एक रावण अगर था तो रावण इतनी साल तपस्या किया तो उसको भगवान मिले, ठीक है, बट उसके कर्म से उसको सजा भी जरूर मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना प्रोसेस करने आए हैं। तो व्हेन आई मीट रिया थ्रू ए बिग प्रोड्यूसर, उसका नाम भी मतलब वो मेरे साथ ही कम टू डू पार्टनरशिप एंड ऑल दिस फॉर बिजनेस पर्पस। और उसके थ्रू मैं रिया से मिला। मैं रिया को कांटेक्ट में जानता था, बट हम हाई हेलो नहीं करते। मेरी ऑफिस में ऑडिशन देने आई थी, देन हमारा हाई हेलो हुआ, ठीक है। बट उस समय मैं रिया को क्राफ्ट वाइज आई एम ओके एवरीथिंग विथ हर, बट समझने वाइज मुझे था कि शी इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट शी विल टेक टाइम टू रियलाइज गुड पार्ट एंड बैड पार्ट ऑफ पीपल, जो अभी ये लाइफ में अपने पार्ट को रियलाइज कर रही है। ओके, समझे, क्योंकि हर एक इंसान के यहाँ पे 2 फेस है। बॉम्बे में तो हाँ ये तो एब्सोल्युटली है, हाँ राइट, 2 फेस, ठीक है। दिखाने का कुछ और है और अंदर से कुछ और है। तो मैं रिया को अपने एजेंसी मतलब इज माई बिजनेस पार्ट, ठीक है, जो मैं ऑलमोस्ट सब इंडिया की लड़कियां आई हैं, 80% स्टार्टिंग कैरियर विद मी, सब अच्छा काम भी किए हैं, सबके अपने जर्नी रहे हैं, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं रहा, क्योंकि मैं सबसे काम किया, जिसको मेरे से अच्छा लगा मैंने कंटिन्यू किया, जिसको नहीं अच्छा लगा उसको भी इज्जत रिस्पेक्ट दिया। वैभव भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक नई लड़की के लिए क्या प्रोसेस होता है एक मॉडल बनने के लिए? सबसे पहले एक नई लड़की में भी बहुत तरह के कैटेगरी होते हैं। मतलब अच्छा। एक लड़की जैसे रिया अगर मुंबई आई तो ये दिल्ली से अपने आप को प्रिपेयर करके मुंबई आई थी। Okay. मतलब सी हैव हर फोलियो, सी हैव हर प्रोफाइल, सी ऑलरेडी वर्क देयर, ओके। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जो एकदम बिल्कुल नए हैं, मतलब उन्होंने कल सपना देखा कि मुझे मॉडलिंग करना है, दे हैव गुड हाइट, दे आर ब्यूटीफुल, बट दे डोंट नो टू बिल्ड हर क्राफ्ट, understand। if you are my friend, you are also a model actor, okay, I can suggest you somewhere, you can do one work, okay, if you are well built with your craft, then you can maintain that thing for long time, right, Absolutely. understand। if I give Riya one work, अभी लड़की जो नहीं आती हैं या नहीं आई हैं, वो अपने क्राफ्ट या लॉन्ग चलने से बेटर उनको ये लगता है कि मैं इस इंसान से मिल लिया, मेरे लिए कुछ काम होगा तो बताइएगा, इसको काम दे रहे हैं मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। शी स्टार्ट फोकसिंग ऑन मी एंड शी इज फॉरगेटिंग टू फोकस ऑन हरसेल्फ। तो मतलब जैसे चैलेंजेस आते हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, कि लड़कियां वो इतना ज़्यादा फेस करती हैं कि मैंने इतनी जगह ट्राई कर लिया है, और मैं चलो वैभव के पास भी जाके एक बार एक मौका खुद को देना चाहती हूँ, क्योंकि आप अच्छा काम करते हो इस एजेंसी के, मतलब इस मॉडलिंग एजेंसी में। तो मैं वैभव भाई पूछना चाहता हूँ कि हाइट और एज मैटर करती है मॉडलिंग में? Of course, for modeling, for acting it's not matter. I tell you the difference between acting and modeling. Modeling is all about your personality, your expression. Understand? When I started, I also don't know what is modeling. ठीक है, मैं जब कोई खूबसूरत लड़की को फर्स्ट टाइम देखता था तो मुझे लगता था ये खूबसूरत है तो अच्छी मॉडल होगी. Then I understand all this thing in my journey. There is one Krupa ma'am and many model story that I will tell later in podcast. तो मैं एक लड़की का से मिला and she is a damn fashion model. She work with Toya, Binega, all the reputed agency in the market. बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये लड़की फैशन वाइज अच्छा चलेगी, ओके। सो मैं उस पर फोकस नहीं किया, बट आई जस्ट सेंड आई डू माई प्रोसेस। मतलब एज एजेंसी मुझे कोई लड़की आई तो मुझे उसका कॉम कार्ड बनाना है, उसका ऑप्शन, उसको प्लेटफॉर्म देना है। वो उसके लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो उसके कर्म के भी सबके भी देने वाला बस भगवान होता है, ओके। तो मैंने उसका पिक्चर जब भेजा तो जो लड़की को क्लाइंट मतलब दैट मैन रिप्लाई में कि शी विल ओके फॉर द टुमारो शूट। अच्छा। आज जिस लड़की से मिला मैंने ऑप्शन भेजा और मुझे खुद 1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये लड़की चलेगी, क्योंकि मुझे इतना डीप नॉलेज नहीं था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैशन फेस। दैट मॉडल नेम इज श्रुति तुले। शी इज वर्किंग विथ मी फ्रॉम लास्ट 7 ईयर विथ मी, ओके। श्रुति तुले कुछ बड़ी मॉडल हैं या मतलब बहुत अच्छे, मतलब अभी भी मन्नू भाई जो ज्वेलर्स के होर्डिंग में वो हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% अच्छे प्रोजेक्ट अच्छे चीज़ों में आपके साथ साइन अप है वो? हाँ, मेरे साथ 7 साल से काम किए। nice. मतलब मेरे साथ काम करने के बाद वी ट्राई टू एक्सप्लोर अदर एजेंसी आल्सो, बट स्टिल आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द थिंग्स वी आर गुड फ्रेंड एंड डूइंग गुड वर्क।
चलो अब रिया पे आते हैं। रिया के साथ आपको काम करते हुए कितना समय हो गया? रिया के साथ 1 साल हो गया अभी। 1 साल हो गया। फर्स्ट तो रिया ने आपसे कितना कमाया और आपने रिया से कितना कमाया? दोनों Enough. Let's say enough. इट्स ऑलवेज ए टीम वर्क। Let's say enough. इट्स ऑलवेज, अब अगर हम 2 लोग हैं तो आपको एक शॉर्ट टाइम चलना है, तो आपको बेसिक चीज़ें देखनी है। आपको किसी इंसान से लॉन्ग टाइम चलना है तो आपको बजट, आपको काम, आपको अंडरस्टैंडिंग सब चीज़ मैच करना है। समझे? तो मुझे रिया को 1 साल हुआ, मुझे रिया से कॉन्फिडेंस था कि शी कैन डू इट। अच्छा वैभव भाई, एक क्वेश्चन और है कि मतलब सब मॉडल्स का एक ही बजट होता है या फिर मॉडल पे डिपेंड करता है? ये बहुत बहुत बेस्ट क्वेश्चन आप पूछे। इसका आंसर मैं देना चाहता हूँ। दीपिका पादुकोण है, उसका अपना क्राफ्ट, अपना एक्टिंग, अपना फिल्म, अपना बजट। कैटरीना कैफ, अपना क्राफ्ट, अपना एक्टिंग, अपना बजट। बट यहाँ पे 50% आर्टिस्ट ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, स्पेशली लेडीज भाई, क्योंकि आई ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट लेडीज, बट वन थिंग इज कॉमन इन लेडीज, दैट इज कॉल्ड, 2 लड़की अगर शूट पे गई हैं, एक पॉजिटिव बोल रही है उसको भी लड़की कैच करेगी, एक नेगेटिव बोल रही है उसको भी कैच करेगी, गुड वे। अच्छा, और आई थिंक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक एजेंसी और एक मॉडल या एक्टर के बीच में। अगर मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मुझे पता है कि ही विल फोकस ऑन ग्रोथ, तो अगर बजट कम ज़्यादा है वो तो ऑब्वियसली जाएगा कि बेस्ट हो, क्योंकि उसमें उसकी भी ग्रोथ है। और जैसे कि मॉडलिंग शूट्स मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो इंडोर, एक आउटडोर। तो इसमें भी बजट दोनों का अलग रहता है? हाँ, मतलब इंडोर इज समथिंग कि इंडोर इज गुड फॉर अर्निंग पर्पस, आउटडोर इज समथिंग दैट enhance your profile. नाइस। Creativity is high in outdoor, so better output come in outdoor. Indoor also better output come, but in indoor से better outdoor is better. So thank you so much वैभव, thank you so much Riya Thank you. to be here। और जो आज का हमारा पॉडकास्ट था एक्टिंग और मॉडलिंग को लेके, उस पे हमने काफ़ी चर्चा की है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे उसके पॉइंट्स निकाले हैं, अच्छे भी और बुरे भी, कि क्यों आपको वो चीज़ें नहीं करनी है आगे बढ़ने के लिए जो आपकी ग्रोथ में आपको बाधा डाल रही होंगी। Thank you so much for giving your time. Thank you so much to guide the people जो इस जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम के बाद, सक्सेस के बाद, आप लोगों के लिए जितना इंस्पिरेशन बनोगे, ये भी आपके लाइफ का बेस्ट पार्ट है। और हम विश करते हैं कि रिया बहुत जल्दी जो आने वाली पोस्ट प्रोडक्शन की जो फिल्में हैं जो इन्होंने काम किया है उसके प्रमोशन के लिए भी इधर होंगे, और हम चाहते हैं कि और भी कुछ बेहतर काम करें। तो हम साथ में ऐसे मिलके रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।